नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बदलते विश्व परिवेश में भारत को फंसाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। ख़ासतौर से माननीय मोदी जी जिस समय व्लादिमीर पुतिन जी से मिल रहे थे एससीओ की बैठक में समरकंद में, उसमें मोदी जी का एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने जब शुरुआत की, मैंने उस पूरे बयान को सुनने की कोशिश की है। 8 मिनट का एक शुरू का वार्ता शुरू होने से पहले, जिसमें उन्होंने एक बार ये कहा है कि अभी विश्व जो है वो युद्ध के लिए तैयार नहीं है, या अब ये समय युद्ध का नहीं है। और धन्यवाद भी दिया पुतिन का भी और यूक्रेन का भी कि भाई भारतीयों को वहाँ से निकालने में आप दोनों ने ही मेरी बात मानी। यानी कि विश्व को इंडोर्स ये कर दिया कि पुतिन जो हैं वो भारत की बात मानते हैं, यूक्रेन ने भी भारत की बात मानी। उस समय पर जो उनका कन्फ्लिक्ट था उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर लिया, मतलब रोक दिया, और हम भारत के लोगों को निकाल लाए। साथ में बहुत सारी तारीफ़ें एक दूसरे की विश्व के साथ, उनके साथ कैसे भारत के संबंध है इसके विषय में बात की। लेकिन उतना पार्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि ये कह रहा है कि ये समय युद्ध का नहीं है, हालांकि ये समय युद्ध का नहीं है, इसकी चर्चा एस जयशंकर ने भी की है। और इसकी चर्चा विश्व में इस समय इश्यूज दूसरे चल रहे हैं। इस समय चरमपंथ से लड़ने की आवश्यकता है। इसमें दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन हर एक कंट्री में बैठ चुका है जो रिलीजियस माइंड लेकर, जिसके दिमाग में सिर्फ भूमि पर कब्जा करना है, विश्व पर कब्जा करना है और इस्लामाइजेशन करना है। और साथ में वो कहता है इस्लामोफोबिया होगी, अगर उसका विरोध करते हैं, उससे लोगों को आगाह करते तो उसको इस्लामोफोबिया लगता है। ऐसे छुपे हुए दुश्मन, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हों, चाहे वो इस्लाम के हों या किसी और के हों, ऐसे चरमपंथ के दुश्मनों से लड़ने की आवश्यकता है। इस समय विश्व को स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से लड़ने की आवश्यकता है। उनका मतलब ये था, लेकिन उसका मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति ने कुछ निकाला, उसका मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ ने और यूएनएससी ने निकाला। 2-3 घटनाएं बड़ी तेज़ी से चली। एक तो बात यह है कि P5 कंट्रीज़ भारत का विरोध नहीं करते। P5 कंट्रीज़ यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भारत के लिए सदैव तैयार रहते हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने 2015 में जो कोशिश करनी शुरू की थी माननीय मोदी जी ने, उस कोशिश में उन्होंने कहा था कि आप हमें ट्रायल के रूप में या अस्थायी वीटो हमारी सस्पेंड करके आप हमको सदस्य बना लीजिए। सब साथ में G4 कंट्रियों का निर्माण किया था। G4 में जर्मनी, जापान, भारत शामिल था, इन और ब्राज़ील। इन G4 में हमने तय किया था कि एक दूसरे के साथ मदद करेंगे और यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अब विचार ये चल रहा है कि यूएनएससी में परमानेंट 5 की जगह 10 सीटें होनी चाहिए, और ये भी विचार चल रहा है कि 10 की जगह 15 नॉन परमानेंट सीटें होनी चाहिए, यानी कि लगभग 25 सीटों का यूएनएससी इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। जो बाइडेन का बयान को हमने देखा, उन्होंने भी ये बात दोहराई। इस बात को लेकर फ्रांस ने तो खुलकर भारत की तारीफ की, और लगभग संसार के सभी कंट्रियों ने यूएनएससी के रिफॉर्म को लेकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो सेशन 77 सेशन चल रहा है, उस सेशन में अभी तक भारत का किसी ने विरोध नहीं किया, अकेले पाकिस्तान को छोड़कर। हालांकि पाकिस्तान यूएनएससी के उसको लेकर, रिफॉर्म को लेकर उसने कोई बात नहीं की। उसको तो कश्मीर बोलना था, वो उसने बोला। कश्मीर के विषय में भारत में इस्लामोफोबिया को उसने बोला, चूँकि भारत जब ये कह रहा है कि भाई चरमपंथ से लड़ने की आवश्यकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से लड़ने की आवश्यकता है, उन स्टेटों को उन स्टेटों को टारगेट करने की आवश्यकता है, उनको चिन्हित करने की आवश्यकता है जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, उसमें पेमेंट देते हैं और उनको कहीं ना कहीं स्पॉन्सरशिप देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसका पलटवार जो किया गया शहबाज शरीफ के द्वारा, वो है भारत में इस्लामोफोबिया, भारत में हिजाब का इशू चल रहा है, भारत में मॉब लिंचिंग का इशू चल रहे हैं, भारत में मस्जिदें गिराई जा रही हैं, भारत में इमामबाड़े गिराए जा रहे हैं, मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। हालांकि भारत ने उस विषय पर ये स्टेट इसका जवाब नहीं दिया। मैं अगर होता या मुझे ऐसा अवसर मिलता, हालांकि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बोल पाता कि नहीं बोल पाता, क्योंकि विश्व परिदृश्य में बोलने से पहले कैबिनेट को संज्ञान में लेना आवश्यक होता है, स्पेशलिस्टों को, जो विषय के जानकार हैं, उनको भी संज्ञान में लेना होता है कि आपको क्या बोलना है।
इसलिए लेकिन मेरा अपना विचार ये है कि जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया और भारत में अगर आपको लगता है कि इतना इस्लामोफोबिया की समस्या है तो आप आह्वान क्यों नहीं कर देते, जैसे भारत आह्वान करता है कि हिंदुओं को हम सब इंक्लूसिव कर लेंगे और जो हिंदू आएंगे भी उसको CAA का कानून बनाकर हमने भारत में नागरिकता भी दी। तो आप क्यों नहीं कह देते कि पाकिस्तान का निर्माण इस्लाम के आधार पर हुआ था और हिंदुस्तान का बंटवारा इस्लाम के आधार पर हुआ था। तो क्यों नहीं भारत में इन सब जो लोग भी रह रहे हैं, जो जिनको समस्या उनको दिख रही है, उन सबको वो कॉल कर लेता है पाकिस्तान में और ये कहता है कि पाकिस्तान अब सबको स्पॉन्सर करेगा, आप लोग आइए पाकिस्तान में, आइए रहिए खाइए पीजिए, पाकिस्तान आपका कंट्री है। खैर, राइट टू रिप्लाई में भारत ने उस पर जवाब भी दिया और राइट टू रिप्लाई में भारत ने साफ साफ कहा कि भाई ये कश्मीर के विषय पर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले मुंबई टेरर अटैक के दोषियों को सज़ा दे दीजिए, आपने पुलवामा किया उनको सज़ा दे दीजिए, आपने पठानकोट किया उनको सज़ा दे दीजिए, और जो आपके अंदर चल रहा है पहले उनको निपटा लीजिए। खैर, ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन भारत को इस समय दबाव में लिया जा रहा है। भारत को दबाव, एक तरफ दबाव और दूसरी तरफ लालच UNSC की परमानेंट सीट को देकर दिया जा रहा है कि भारत शायद अपना कंसर्न, अपना इशू बदल ले, और ये कहा जा रहा है कि भारत प्रबल दावेदार है और भारत ही एक ऐसा कंट्री है जिसको पाकिस्तान छोड़कर कोई कंट्री जिसका विरोध नहीं कर रहा है। जर्मनी का विरोध इटली कर रहा है और इधर ब्राज़ील का विरोध भी वहाँ के लोकल कंट्रीज़ कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ कर रहे हैं। जापान का विरोध चाइना खुलकर कर रहा है और वो भारत को कंडीशनल सपोर्ट करना ये चाहता है कि हम भारत के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो G4 में से जापान को निकाल दे, क्योंकि जापान से उनकी परंपरागत दुश्मनी है। तो ये इश्यूज़ हैं जिसमें G4 में भारत का विरोध किसी को नहीं, और पाकिस्तान जो विरोध कर रहा है वो इस हैसियत में नहीं है कि भारत को विरोध कर सके। लेकिन हमको ये इन्विटेशन देकर ये कहा जा रहा है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है, दिस इज़ नॉट द टाइम ऑफ वॉर, जो पुतिन को सीधा बोला भारत ने, वो भाई भारत ने अपना रुख बदल लिया है, भारत ने रशिया के प्रति अपना स्टैंड बदल लिया है। इसलिए एक नई कहानी चली G7 की, और G7 ने प्राइस टैग, रशिया का चूंकि ऑयल पूरे संसार में चल रहा है और ये भी तय है कि रशिया का अगर ऑयल बंद हो जाए तो यूरोप को बहुत परेशानी होगी, ये एस जयशंकर पहले ही बता चुके हैं। तो यूरोप के G7 कंट्रीज़ ये तय कर रहे हैं कि रशिया को कंट्रोल करने के लिए या उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए उसका प्राइस टैग लगाया जाए, और प्राइस टैग के लिए भारत को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत उस प्राइस टैग की फिलॉसफी में शामिल भी हो गया है, क्योंकि भारत का अपना एक बिल्कुल क्लियर व्यू है कि इंडिया फर्स्ट, भारत प्रथम है, हम भारत के लाभ में जो भी होगा वो हम करेंगे। तो अब इंडिया फर्स्ट की टेक्नोलॉजी में रशिया के विरुद्ध अगर G7 प्राइस टैग लगाते हैं ऑयल फील्ड में तो हमें तो लाभ है, इसलिए हम उनका साथ देने को लगभग, मतलब खुला तो नहीं लेकिन लगभग तैयार हो गए। और इधर रशिया ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के रशिया के जो भारत में एम्बेसडर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ बोल रहे हैं कि G7 में वो प्राइस टैग लगा देंगे तो हम तेल ही सप्लाई बंद कर देंगे, हम पूरे विश्व को ग्लोबल ऑयल सप्लाई करना बंद कर देंगे, अगर हमारे हितों के विरुद्ध जाता है तो हम अपने अंदर काम चला लेंगे। यानी कि उधर से ये बात आई और इधर से ये बात आई। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ के जो तथाकथित अर्बन नक्सल न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, उन्होंने जो न्यूज़ छापी, उन्होंने कहा भाई रशिया ने ये कह दिया है कि भारत को ऑयल सप्लाई बंद कर देगा अगर भारत रशिया के विरुद्ध चला गया। अब उसको देखिए, जो एम्बेसडर हैं उन्होंने क्लियर किया कि भाई वेस्ट के अपने एक सेलेक्टिवनेस है, उन्होंने मोदी जी के बयान का वो हिस्सा, जो हिस्सा उनको सूट करता है उसको पब्लिसाइज कर दिया, यानी कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। लेकिन पूरा जो स्टेटमेंट है उसमें शांति कैसे स्थापित हो और रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापना के लिए भारत के प्रयास जो भारत करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि भाई कन्फ्लिक्ट सॉल्व होने चाहिए, ये सब युद्ध का समय नहीं है। तो युद्ध का समय नहीं है ये इसलिए कहा गया क्योंकि अब शांति स्थापित करना, भारत उसमें इंटरमीडिएट करना चाहता है और भारत दोनों के बीच में शांति स्थापित करना चाहता है, और भारत का अपना क्लियर स्टैंड डे 1 से है। भारत ने पहले दिन से कहा कैजुअलिटीज कम से कम होनी चाहिए, जनसंहार नहीं होने चाहिए और बैठकर डायलॉग से बात होनी चाहिए। यही बात पुतिन से बात करते समय भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा। तो रशिया के विरुद्ध उतना स्टेटमेंट निकालकर वेस्ट में चला दिया गया। अब वेस्टर्न कंट्रियों जिन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं सुना होगा या जो
मार्केटिंग हुई उसमें यह हो गया कि रशिया के विरुद्ध भारत चला गया और भारत और रशिया के बीच में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। यह बात क्लियर कर दिया गया। लेकिन इधर एक बात जो सामने आई वो ये आई कि भारत के रशिया के नजदीक जाना और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो प्रयास चल रहे हैं उन प्रयासों में अमेरिका को सबसे ज्यादा लग गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका ये चाहता भी है कि यूक्रेन और रशिया ना हो, क्योंकि यूक्रेन और रशिया आमने सामने रहने ही चाहिए, तभी अमेरिका का हित है। क्योंकि रशिया के जितने वारफेयर, जितने उनके हथियार नष्ट होंगे युद्ध में, उतना अमेरिका के पक्ष में जाता है। तो और वो सप्लाई सुप्लाई करके रशिया और यूक्रेन को आमने सामने खड़ा कर ही देगा। नाटो के माध्यम से उसने रशिया यूक्रेन को आमने सामने खड़ा ही कर दिया और फिर यूक्रेन का साथ उसने कैसे दिया ये पूरा विश्व देख रहा है। ऐसे ही अफगानिस्तान में भी हुआ कि उन्होंने कितना अफगानिस्तान का साथ दिया ये पूरे विश्व को दिखाई दे रहा है। यानी कि वो अपने इश्यूज को छोड़कर, अपने लाभ को छोड़कर बाकी वो किसी के लिए भी नहीं करते। भारत ने भी वो टेक्नोलॉजी अपना ली है। पहले भारत अपने दूसरे तरह से चलता था, लेकिन अभी भारत ने भी ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि भैया हमारे हित प्रथम है, इसलिए हमने G7 के साथ हाथ मिला लिया। अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भारत रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मध्यस्थता करने का तो ठेका अमेरिका ने ले रखा है, ऐसा वो कहता है। लेकिन रशिया के बीच में कैसे वो मध्यस्थता करे? रशिया के बीच में जैसे ही मध्यस्थता करने के लिए अमेरिका जाएगा, वैसे ही रशिया उसको लात मारकर बाहर निकालने वाला है, उसको समस्या होने वाली है। ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने एक दूसरी चाल चली, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान को लेकर जो ट्रंप सरकार के साथ मोदी जी ने समीकरण बनाए थे, उन समीकरणों में FATF में डालना फ्रांस की मदद से और पूरे विश्व के वेस्टर्न कंट्रियों की मदद से पाकिस्तान को अलग थलग करना, यहाँ तक कि खाड़ी के कंट्रियों के साथ भारत के अच्छे संबंध बनाकर खाड़ी से भी पाकिस्तान को अलग कर लेना और पाकिस्तान की मदद खाड़ी से भी ना मिले। अब बचा था चीन। चीन की इकोनॉमी इतनी गिरी हुई है कि चीन मदद करने की स्थिति में नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रियों की मदद कर सके, पाकिस्तान की बहुत मदद कर सके, खाना पानी दे सकता है लेकिन बहुत मदद नहीं कर सकता। उसने धन के अभाव में CPEC भी रोक दिया। उनके यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट चाइना के रुक गए हैं। उनकी वन बेल्ट इनिशिएटिव में भी समस्याएं आ रही हैं। विश्व के बहुत सारे प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे, वो सब रुक गए हैं क्योंकि उनकी इकोनॉमी 3% ग्रोथ पर पहुंच गई है। और इस समय भारत ने जब से गलवान के बाद अपना मार्केट रोका है और एंटी चाइना भारत में जब से ये सोशल एक्टिविटी चल रही है या जागरूकता अभियान चल रहा है, तब से चाइना बहुत परेशान है। उसको भारत ही मार्केट था। भारत खुद मैन्युफैक्चरर बनता जा रहा है धीरे धीरे करके, और उन सभी जगहों पर जहां पर चाइना माल बेचता था वहां भारत पहुंचता जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना पर ही चाइना पर ही कोई समस्या होने वाली थी। इसलिए चाइना इस स्थिति में नहीं है। पहले वो अपने कंट्री को बचा ले, पहले अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ कर ले अंदर की, उसके बाद वो दूसरे कंट्रियों की मदद करने की स्थिति में आएगा। कोरोना काल ने उसको बिल्कुल झकझोर कर रख दिया और कोरोना में भारत ही एक ऐसा देश संसार में निकला जिसने अपनी इकोनॉमी को भी बैलेंस किया और अपने सिस्टम को भी बैलेंस किया और देश में उसने पूरा राशन से लेकर और वैक्सीन तक पूरी मदद की। तो भारत की इकोनॉमी दिखाई पड़ी। अच्छा मैनेजर, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा चौकीदार बैठा हुआ था, हम ये मान के चलें, इसलिए सब कुछ मैनेज हो पाया। तो अमेरिका ने क्या किया कि पाकिस्तान परेशान है, अमेरिका को हमने दूर रखा हुआ था ट्रंप की मदद से, लेकिन अब जो बाइडेन को ये लगा कि भारत पर अगर दबाव बनाना है, क्योंकि वो आपको याद होगा रशिया के मामले में जब ऑयल खरीदने की हमने बात की थी तो उन्होंने एक डिप्टी मिनिस्टर भारत में भेजा था। उसने भारत में आकर स्टेटमेंट दे दिया था कि चीन के विरुद्ध अगर भारत का युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो अमेरिका ही दिखाई पड़ेगा, रशिया नहीं दिखाई पड़ेगा, और अमेरिका चीन के विरुद्ध आपका सहयोगी होगा, इसलिए भारत को ये विषय उठाने चाहिए और ये करना चाहिए। लेकिन भारत ने वो बात मानी नहीं। भारत ने कहा हम आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम अगर चाइना से लड़ना चाहते हैं तो हम अपनी शक्ति पर लड़ना चाहते हैं, तुम्हारी मदद से नहीं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। तो उस समय तो खैर जो बाइडेन ने खूब तारीफ करके कर लिया, लेकिन उन्होंने नई स्ट्रेटजी बनाई कि भारत को चुन्नट तब लगेगी जब पाकिस्तान की मदद होगी। तो उन्होंने F-16 के अपग्रेडेशन का चैलेंज ले लिया। फिर उन्होंने पाकिस्तान को कुछ सहायता भी दे दी, सहायता के अनाउंसमेंट कर दिए। अब भारत को चुन्नट लगना स्वाभाविक है, क्योंकि पिछले 7-8 वर्ष से भारत पूरा प्रयास कर रहा है कि पाकिस्तान को बाहरी मदद बंद हो जाए।
और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पर चलना चाहे तो चले, अपने आप को डेवलपमेंट कर सकता है तो करे। अमेरिका अब अगर ये मदद करना शुरू कर देगा पाकिस्तान की, तो फिर भारत के लिए वो इशू होने वाला है, क्योंकि वो धन जो उनके पास जाएगा, उस धन का उन्होंने अपनी जनता वंता के लिए तो खर्च करना नहीं, एक तो करप्शन में जाना है, दूसरा भारत के विरुद्ध भारत विरुद्ध गतिविधियों में खर्च होना है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में भारत को वो दबाव में लेना चाहते हैं कि भारत किसी तरह से, एक तो यूएनएससी का वो स्टेटमेंट दे दिया कि भाई यूएनएससी में हम सपोर्ट करना चाहते हैं, व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम भारत के सपोर्ट में हैं कि वो परमानेंट सीट ले ले, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद, यानी कि दोनों, एक तरफ लालच और दूसरी तरफ जो दबाव है, दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को जब भारत के एक नेचुरल न्यूट्रल सा रुख लगा, क्योंकि बुचा में जो गतिविधि हुई उस पर लेकर भारत का क्लियर स्टैंड है, उस पर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये बताया जाना चाहिए कि यूक्रेन ने खुद किया कि रशिया कर रहा है, और जो भी कर रहा है उसको दोषी करना चाहिए। इस बात को लेकर यूएनएससी की बैठक यूक्रेन को लेकर चल रही है। एस जयशंकर उसमें पार्टिसिपेट करने गए। एस जयशंकर के ऊपर यह दबाव बनाया गया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी में रशिया को घसीटने के लिए आप वोट करिए। अब देखिए, भारत ये कह रहा है, भारत ने जो स्टेटमेंट दिया, वो मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, भाई ये युद्ध का समय नहीं है, हमारे अंदर के चैलेंज हैं, उन सब कंट्रियों के पास अपने चैलेंज है, टेररिज्म से लड़ने का समय है, ये कंट्रियों के लड़ने का समय नहीं है। उसको यूरोप ने किस तरह से प्रेजेंट किया, G7 में हम शामिल हो गए तो उनको लगा कि ये स्टेटमेंट प्लस G7 में शामिल होना, ये रशिया के विरुद्ध भारत जा रहा है, अमेरिका के नजदीक खींच रहा है। अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है और यूएनएससी में हमको ऑफर कर रहा है। इधर यहां पर और दबाव रशिया के ऊपर बने, इसलिए कह रहा है कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में रशिया को घसीटा जाए। एस जयशंकर वहां गए और उनसे कहा गया, तो उन्होंने बिल्कुल साफ अपना क्लियर कट व्यू रखा, और वो मुझे लगता है काबिले तारीफ है। भारत की स्थिति बिल्कुल क्लियर है, हम यूएनएससी के परमानेंट सदस्य के लिए एलिजिबल हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम संसार भर की मदद करने में आगे रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमने संसार के किसी कंट्री पर कभी हमला नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। संसार के किसी भी कंट्री के साथ हमारा बैर नहीं है, चाहे इजराइल हो, चाहे फिलिस्तीन हो, और चाहे यमन हो या फिर सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो टर्की के साथ तो कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान क्यों ना हो, हमने उससे भी अपनी दुश्मनी नहीं करनी। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, हमने किसी के साथ वैर नहीं रखना। हमने ये देखना कि मेरा लाभ किसमें है, भारत प्रथम कैसे जा सकता है, भारत कैसे डेवलप करेगा। इसलिए भैया भारत तो फुल रूप से एलिजिबल है, जो भी होना है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक बताया था कि चाइना हमारा विरोध कर सकता है, बाकी 4 कंट्री तो खुलकर बोलने को तैयार हैं और बोल रहे हैं कि यूएनएससी के रिफॉर्म होना चाहिए। और अमेरिका जब बोल दिया है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, ये यूएनजीए में उसने बोल दिया, तो फिर उस रिफॉर्म का सबसे बड़ा दावेदार अगर कोई हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। वो भले ही परमानेंट सीट विदाउट वीटो मिले, बहुत ज्यादा संभावना ये हो सकती है परमानेंट सीट विदाउट वीटो, लेकिन परमानेंट सीट के लिए हम एलिजिबल हैं। अगर कोई भी रिफॉर्म होता है तो भारत सबसे पहले आने वाला है, लेकिन आपके दबाव में नहीं आने वाले हम। आईसीसी के लिए, अब जो मैं कह रहा हूं कि ये दबाव बनाने की कोशिश करी, तो आईसीसी के लिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए रशिया को घसीटना, उसके लिए भारत ने साफ कहा। उन्होंने कहा भाई देखो, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का कन्वेंशन हुआ था, हम उसके पार्टी तो थे नहीं, और ना ही मेरा उसमें कोई इंटरवेंशन है, ना ही हम उसके सदस्य हैं, और ना ही हम कन्वेंशन के पार्ट के हिस्से थे। तो फिर आप बताओ किस हैसियत से हम आईसीसी के लिए रशिया के लिए कह दें। इसलिए हम आईसीसी में रशिया को घसीटने के लिए एलिजिबल ही नहीं। लेकिन हां, हम ये जरूर कहते हैं कि बुचा में जो जनसंहार हुआ, उस जनसंहार की इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत का मानना यह है कि वो रशिया ने नहीं किया। मतलब हम कह नहीं रहे खुलकर, लेकिन हमारे मन में ये शंका है कि वो रशिया का एक्ट नहीं था, वो यूक्रेन ने या वहां जो शक्तियां हैं उन्होंने विश्व को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये सब किया, और रसीद फाड़ दी रशिया की, और रशिया पर कैसे दबाव बनाया जाए। तो हमने जो बात कही, अब दूसरी बात समझ लीजिए। लेकिन ये जो G7 वाली बात है उसमें हम शामिल तो हो गए, लेकिन रशिया ने जो कहा, उसने ये कहा कि देखो G7 को हम ग्लोबल ऑयल सप्लाई बंद कर देंगे, लेकिन भारत के साथ हमारी स्पेसिफिक परिस्थिति है, भारत के साथ हमारी स्पेसिफिक दोस्ती है, और भारत को हम सस्ता तेल किस रेट में दे सकते हैं, ये हमारा और भारत का इशू है, G7 का नहीं। इसलिए G7 में होने के बावजूद
भारत को सस्ता तेल मिलेगा, ऐसा रशिया ने इंडिकेट कर दिया। और निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट आया था कि 12 से 13% अब हमारा वहां से इंपोर्ट बढ़ गया है, जो 2% के भी हुआ करता था वो अब हम रशियन ऑयल 12 से 13% लेने लगे, भविष्य में और भी बढ़ा सकते हैं अगर हमको अच्छे ऑफर मिले तो। अभी कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी G7 के जो कन्वीनर हैं उन्होंने बात की, यानी कि पीयूष गोयल जी से। पीयूष गोयल जी ने भी साफ कहा कि भाई हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां हम जाएंगे, भारत के अपने इश्यूज हैं, भारत की अपनी डिमांड है, इसलिए उस डिमांड को भारत पूरा करेगा। इसके लिए वो किसी गुट में नहीं है, हम गुट निरपेक्ष हैं, हम गुट निरपेक्ष ही रहेंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छी फॉरेन नीति, एक अच्छी विदेश नीति भारत ने अपने पक्ष से की है और इसका लाभ निश्चित रूप से भारत को मिलेगा ही मिलेगा। आगे क्या होगा ये तो समय तय करेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।